दोस्तों नमस्कार। मैं प्रफुल्ल कोलख्यान। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच में इसे साझा करें। अभी जो चारों तरफ से खबरें आ रही है, जो देश की खबरें हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण खबरें विदेशों से आ रही है। तमाम समाचार माध्यमों पर यह तो आ रहा है कि इजराइल और ईरान में काफी भयंकर युद्ध छिड़ गया है। अभी 13 तारीख को इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया और जबरदस्त आक्रमण किया। ईरान को भारी क्षति हुई, ऐसा बताया जाता है। भीतर की सच्चाई क्या है ये किसी को क्या मालूम, जब तक अधिकृत बयान नहीं आएगा या बयानों की पुष्टि दोनों तरफ से नहीं होगी, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होता है युद्ध के वातावरण में। लेकिन ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ईरान को काफी क्षति हुई है। उनके सैन्य अधिकारी, महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी के मारे जाने की खबर है, परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की खबर है। ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्लाह खामेनी के सलाहकार की भी, प्रमुख सलाहकार के भी मारे जाने की खबर है। उधर ईरान से भी खबर आ रही है कि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और उसने भी काफी कोहराम मचाया है। कुल मिलाकर के इनके इतिहास को देखें तो इनका इतिहास काफी पुराना है और इतिहास में कई तरह के अंतर विरोध भी हैं। ईरान और इजराइल के संबंधों को लेकर के, उस बीच में फिलिस्तीन को लेकर के, और तमाम तरह के जो यमन है, लेबनान है, हुती विद्रोही है, हिजबुल है, तो कई तरह के हमास है, कई तरह के लेकर के इसमें जटिलता है। लेकिन जो ताजा जटिलता उत्पन्न हुई है, जो मध्य पूर्व जिससे काफी, मिडिल ईस्ट जिससे काफी उत्तप्त है और परेशान है, वो ये है कि परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी चल रही है। ये परमाणु ठिकानों पर हमले की जो तैयारी चल रही है या परमाणु की जो बातचीत चल रही है, अब लगता है कि दुनिया को इससे परहेज नहीं रह गया है कि परमाणु युद्ध अगर भड़क जाता है तो भड़क जाए। लगता नहीं कि दुनिया को इसकी परवाह है। हमारे यहाँ भी बगल में हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो हमसे ही अलग हुए देश है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के यहाँ 20 परमाणु शक्ति संपन्न देश है और भारत तो भी है ही। तो ये कहा गया कि हमारे तरफ से कहा गया कि हम परमाणु ब्लैकमेलिंग का, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को हम नहीं मानेंगे, हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो ये इतना बड़ा शब्द है न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, और काफी गंभीर इसके अर्थ होते हैं। भुगतना तो जनता को ही पड़ता है, तो जनता को ही सोचना चाहिए। उसी प्रकार अब विश्व की महाशक्ति हैं अमेरिका के ट्रंप महोदय, तो वो जिस ढंग से चीजों को ले रहे हैं और जिस ढंग से बता रहे हैं कि ये चीजें, उससे भी काफी भय उत्पन्न हो रहा है लोगों के बीच में। तो शांति की बात कोई कर नहीं रहा है। उधर रूस और की स्थिति देख ही रहे हैं कि रूस किस प्रकार से यूक्रेन में और यूक्रेन रूस में हाल के दिनों में स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसे लगता है कि चारों तरफ, अभी हमारे यहाँ भी कहा जाता है बार बार कि हमारे यहाँ भी ऑपरेशन अभी बाकी है, अभी तो आतंकी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये बात सही भी है कि आतंकी घटनाओं को कोई देश क्यों बर्दाश्त करे। जब दूसरे देश की संप्रभुता पर कोई हमला करेगा, हमारी संप्रभुता पर कोई हमला करेगा, हमारी भौगोलिक सीमा में आकर के कोई आक्रमण करेगा, तो उसे तो उसी तरह से निपटना होगा जिस तरह से निपटने की पद्धति होती है। वहां शांति के लिए कोई बात की कोई जगह नहीं होती है। देखिए, जब दो पक्षों में टकराव होता है विभिन्न मुद्दों को लेकर के, तो एक तीसरा पक्ष आना चाहिए, उभरना चाहिए, जो शांति की बात करे, जो मनुष्यता के पक्ष में, मानवता के पक्ष में शांति की बात करे। ये ठीक है कि इतिहास बहुत घायल है, इतिहास में बहुत सारे अंतर विरोध हैं और हर जगह ये होते हैं, चाहे भारत पाकिस्तान हो या अभी बात तो कर रहे हैं ईरान और इजराइल की, तो उनमें भी जो जिस तरह के उनके इतिहास में जाएंगे तो तरह तरह की बातें मिलेंगी, अंतर विरोध हैं। हर किसी के पक्ष में एक तर्क होता है। तो तर्क तो अगर हम अपने मिथ को देखें, महाभारत को देखें, तो हर किसी की मुट्ठी में अपने अपने तर्क थे, हर किसी के पास अपने अपने सत्य थे।
लेकिन अंततः महाभारत से ही हासिल, महाभारत का महाकाव्य अगर कोई संदेश देता है तो संदेश यही है कि युद्ध से समस्याओं का निदान नहीं होता है। और हमारे यहाँ कहा भी गया है, हमारे साहिर लुधियानवी की पंक्ति है कि युद्ध क्या मसले का हल करेगी, उसका आशय यह है कि युद्ध से क्या समस्याएं हल होगी। युद्ध तो अपने आप में एक समस्या है, और इससे जो रोजी रोजगार के लिए जो लोग परेशान रहते हैं, इससे आबादी के बहुत बड़ी आबादी को, जो निर्दोष आबादी है और अपने अपने शासकों के नेतृत्व में जो बेहतर जीवन यापन शैली के लिए संघर्ष करते रहती है, तो उनके जीवन पर संकट, उन पर संकट आता है। तो चाहे विश्व का कोई भी नेता हो, बड़ा से बड़ा नेता हो, छोटा से छोटा नेता हो, हर किसी को शांति की कामना करनी चाहिए। जब दो पक्षों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो उस टकराव की स्थिति को दूर करने के लिए एक तीसरे पक्ष की भूमिका तो जरूर होनी चाहिए। हमारे यहाँ यूएनओ, भारत में यूएनओ का बड़ा नाम लिया जाता है, लेकिन पता नहीं यूएनओ की क्या स्थिति है, संयुक्त राष्ट्र संघ किस ढंग से रिएक्ट करता है, उसकी क्या योजनाएं हैं, वो किस ढंग से इस बात को कर सकता है, लेकिन वहां भी नहीं है। और अमेरिका ने तो एक तरह से समर्थन ही कर दिया है इजराइल का। इजराइल ने जो है सो जो काम किए, अच्छे काम किए हैं, और उसने यहाँ तक कह दिया है कि अगर वह समझौते के टेबल पर नहीं आता है, डील नहीं करता है, डील अगर नहीं करता है तो ये डील बड़ा शब्द है, तो उसको और इसके खामियाजा उसको भोगने होंगे। खामियाजा तो जनता भोगती है, जो विश्व नेता अपने आप को मानते हैं, जो समझते हैं कि वो विश्व में उनकी उपस्थिति को भविष्य में याद रखा जाए और उस पर लोग सकारात्मक ढंग से उसको याद रखें, तो जनता की सुख शांति की जब बात करेंगे, जनता की भलाई के लिए जब बात करेंगे, तो उन्हीं को याद रखा जाता है, उन्हीं को याद किया जाता है। तो लेकिन अब इस प्रकार से इस समय में रूस की स्थिति को भी देखना होगा कि रूस की क्या स्थिति है। अभी मीडिया में छन छन के यह भी खबर आ रही है कि चीन भी इस मामले में चुप नहीं है, और वो शायद इजराइल के पक्ष में न जाकर के वो ईरान के पक्ष में जाए, कि वो क्या करेगा नहीं करेगा। अभी तो विश्वासहीनता की इतनी जबरदस्त परिस्थिति बन गई है कि कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके विपक्ष में है, यही कहना मुश्किल हो जाता है, यही तय करना मुश्किल होता है। और जब परिणाम आते हैं तब पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। तो अभी हमला जारी है, और दोनों तरफ से लगता है कि पता नहीं क्या होगा। ऐसी आशंका तो बार बार लोग पढ़ रहे हैं, और गलत नहीं पढ़ रहे हैं कि हम विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार का जो विश्व युद्ध होगा, ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व युद्ध और घरेलू तनाव, घरेलू अशांति भी उसके साथ साथ सभी देशों में ये कायम हो जाएगी। तो ये जो भयानक परिस्थिति है, इस परिस्थिति से निपटने के लिए हम अपने देश में अपने नेताओं से, अपनी सरकार से ये उम्मीद करते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि जो कहते भी हैं बार बार कि ये बुद्ध का देश है और ये समय युद्ध का नहीं बुद्ध का है। और अमेरिका के राष्ट्रपति तो कहते हैं कि डील करो डील करो, वो कारोबार के लिए काफी उसी पर जोर देते हैं, कारोबार पर ही। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि अगर अशांति होती है, अगर युद्ध होता है, लोग अगर इस तरह से हताहत होते हैं, तो फिर उसका क्या परिणाम है, उसका खामियाजा तो जनता को ही भोगना है। तो ये दो पक्ष में जब दुनिया बंटती जा रही है, या इसके तरफ या उसके तरफ, इसके बीच में जो एक ग्रे एरिया होता है, वो ग्रे एरिया बिल्कुल सिमट करके समाप्त हो गया है। व्यापारिक हित हो या राजनीतिक हित हो, अंततः वह तभी समर्थित होते हैं, तभी सराहे जाते हैं जब उसके भीतर में कोई मानव हित के लक्षण अंतर्निहित हों, जब मानव लक्ष्य या विश्व समुदाय उसको इस ढंग से देखे कि देश कोई भी हो, मनुष्य एक होता है, तो मनुष्य की भलाई के लिए अगर इस बात को किया जाता है तो यही है। मैं जानता हूं कि इतिहास के बोझ को उतारना बहुत आसान नहीं होता है, न व्यक्ति के लिए न किसी मुल्क के लिए, लेकिन अंततः इतिहास का बोझ अगर पीठ पर ही लदा रहे तो अच्छा है, उसे छाती पर लादने से भयानक परिणाम आ सकते हैं। तो क्या पूरी दुनिया किसी भयानक परिणाम के इंतजार में हाथ बांध कर खड़ी है, और आम जनता तो लगता है कि जैसे लाचार ही हो गई है कि अपने शासकों के, जाहिर है कि जो हमारे शासक हमारा फैसला करेंगे तो हम उसके साथ रहेंगे, वही हमें रहना होगा, वही हमें बचाएगा, वही हमारा त्राण है।
लेकिन विवेक सम्मत निर्णय तो होना ही चाहिए। और वैसे भी विदेश नीति हो या कूटनीति हो, उसकी जो अपनी चुनौतियां हैं वो पूरी दुनिया में है, भारत के सामने भी है ही। आज ऐसा लगता है जैसे भारत पाकिस्तान के आतंकी हमले के बाद भारत ने जो उसकी जवाबी कार्रवाई की, तो ऐसा लोगों को लगने लगा कि भारत जैसे पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया। अभी जब ईरान पर हमला हो रहा है तो ईरान भी अकेला पड़ता जा रहा है। देखिए, सभी जगह अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी कार्रवाइयां हैं। ईरान को जो सबसे बड़ा ईरान पर जो आरोप है कि वह परमाणु शक्ति बनना चाहता है, और यहूदियों से उनका अपना जो संघर्ष है वो है ही। लेकिन अगर 1989 में 1979 से आसपास से अगर देखेंगे, बहुत पहले नहीं भी जाएं, तो उसके पहले भी जो ईरान की जो सत्ता है, उस सत्ता के जो चरित्र रहा है, उस चरित्र के साथ किस तरह से बाहरी हस्तक्षेप ने उस पर अपना असर दिखाया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों को याद करके आज के युग में जब इतना सब कुछ तकनीक विस्तृत हो चुका है, सूचना विस्तृत है, हथियार काफी मारक हो गए हैं, ऐसे में किसी युद्ध की तरफ बढ़ना पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरा हो सकता है। दोस्तों, अभी तो इतना ही। एक जनमत तो तैयार होना ही चाहिए कि हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए। दुनिया में मनुष्यता के लिए इस समय में जिस चीज की जरूरत है वो चीज है शांति। तो शांति हमें चाहिए। तो हम देख रहे हैं फंडामेंटल इंडिया, इस समय में आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, पसंद करें, और फिर दोस्तों के बीच में इसे साझा करें। तो यह हमारी आपसे अपील है। और कोई न कोई हमारी राय तो होनी ही चाहिए इस विषय पर। ये ऐसा विषय नहीं है कि हम इस पर खामोश रहें, अपनी कोई राय ही न बनाएं। तो यही आपसे निवेदन है कि कृपया इसे देखें और अपनी राय बनाएं, सजग रहें कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। नमस्कार, अभी तो इतना ही, फिर बात करते हैं जल्दी ही।